हेलो बच्चों। बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो आ जाओ मेरे साथ, हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है बेटा हमारा फाइनल अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। डन। तो बेटा सबसे पहले समझो फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है। फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है बेटा, जब हमने 11th के अकाउंट की स्टार्टिंग करी, हमने क्या करी, 11th के अकाउंट की स्टार्टिंग करी, तो हमने क्या सीखा, जर्नल सीखा। जर्नल के बाद हमने लेजर सीखा। लेजर के बाद हमने ट्रायल बैलेंस सीखा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पे उनको क्लासिफाई करते हैं, और यहाँ पे उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करते हैं। ठीक, चेक करते हैं कि हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो ठीक से रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई। ठीक, तो आपने देखा होगा कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस होता है उसमें हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, हम कुछ ऐसा सा फॉर्मेट बनाते हैं, कुछ ऐसा सा हम फॉर्मेट बनाते हैं है ना। और यहाँ पे होते हैं हमारे हेड्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, यहाँ होते हैं डेबिट रुपीस और यहाँ होते हैं क्रेडिट रुपीस। फिर हम जितने भी लेजर बनाते हैं अपने बेटा, उस लेजर के बैलेंसेस को यहाँ पे लिख देते हैं। सपोज असेट हो गई हमारी, है ना, और कुछ हमारी लाइबिलिटीज हो गई 10,000 रुपये, कुछ खर्चे हो गए, परचेज हो गई, है ना, सेल्स हो गई, और दूसरे खर्चे हो गए, है ना, कोई दूसरी लाइबिलिटी हो गई या असेट हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई। ठीक, तो हम क्या करते थे, हम जितने भी लेजर बनाते थे उन सबको ट्रायल बैलेंस में लिखते थे। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस को पूरा कर देते थे। दोनों साइड अगर हमारी बराबर आ जाती थी तो हम ये बोल देते थे कि भैया हमारे अकाउंट्स ठीक बने। अब जो फाइनल अकाउंट है मेरे दोस्त, जो फाइनल अकाउंट है वो इसके बाद का स्टेप है, वो इसके बाद का स्टेप है। जो हमारे ट्रायल बैलेंस में चीजें आ गई हैं, जो हमारे ट्रायल बैलेंस में चीजें आ गई हैं वहां तक हमने सारी ट्रांजैक्शन यानी रिकॉर्ड कर दी हैं। अब उस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हमें आगे के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, जो कि कौन कौन से होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
और बैलेंस शीट। ठीक, अब आना यहां पे फाइनल अकाउंट में मैंने आपको बताया कि हम 11th में 3 अकाउंट बनाएंगे। कौन कौन से? नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर 3 बैलेंस शीट। सर सबसे पहले ये समझ लो ये होते क्या है। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट से, जो ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं उससे हमें पता चलता है हमारे ग्रॉस प्रॉफिट का। किसका पता चलता है? हमारे ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस का। ठीक, सर ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को निकालते कैसे हैं? सर हम ना पूरे साल के अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ले लेते हैं और अपने पूरे साल की, अभी मैं बताऊंगा क्या क्या होता है, डायरेक्ट इनकम्स को ले लेते हैं। ठीक है, अगर इनकम हमारी ज्यादा है और एक्सपेंस हमारा कम है तो इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, इसके विपरीत अगर हमारा एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है तो भैया हमारा क्या आ जाएगा? ग्रॉस लॉस आ जाएगा। ठीक, तो सर जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उसका कंक्लूजन हमें क्या मिलता है? हमें या तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा या ग्रॉस लॉस मिलेगा। तो वहां पे हम क्या लिखते हैं? सारे डायरेक्ट इनकम और सारे डायरेक्ट एक्सपेंस को कंपेयर करते हैं। अगर इनकम ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा और अगर एक्सपेंस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द इनकम तो वहां पे ग्रॉस लॉस आ जाएगा। ठीक है, इसी की तरह आगे चलते हैं। अब इसी की तरह हम बेटा फिर आगे बढ़ते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस की जो शुरुआत होती है वो ग्रॉस प्रॉफिट को हम ले लेते हैं आगे, फिर इसमें हम जोड़ देते हैं, इसमें फिर दो चीजें आ जाती हैं यहाँ पे, इनडायरेक्ट, अभी सिखाऊंगा क्या होती हैं इनडायरेक्ट इनकम्स और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कंपेयर करा जाता है। और सर इसका रिजल्ट क्या होता है? सर इसका रिजल्ट होता है आपका नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। तो यहां पे भी सर सेम बात है, अगर मेरा इनकम ज्यादा है, इनडायरेक्ट इनकम ज्यादा है और मेरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस कम है, मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस कम है, तो यहां पे जो रिजल्ट आएगा इसका मेरा नेट प्रॉफिट निकलेगा। इसी के विपरीत अगर मेरे एक्सपेंस ज्यादा हैं और मेरी इनकम कम है तो भाई यहां पे लॉस आ जाएगा। ठीक, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसे हम ट्रेडिंग में कंपेयर कर रहे थे डायरेक्ट इनकम को और डायरेक्ट एक्सपेंस को, वैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इनडायरेक्ट इनकम को और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कंपेयर करते हैं और उसके रिजल्टेंट हमें नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस मिलता है। तो सर हम ट्रेडिंग से और पीएनएल से क्या निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। तो मैं ये बोलूंगा कि इन दोनों ही अकाउंट से मेरे दोस्त, इन दोनों ही अकाउंट से हम क्या देख रहे हैं? अपनी जो फर्म है, अपनी जो एंटिटी है, हम उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हैं। किसको देखते हैं? अपनी एंटिटी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हैं। अभी ये मत डरना सर इसको बनाएंगे कैसे, वो मैं सिखाऊंगा। अभी मैं बस आपको इसका मतलब बता रहा हूं कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। तो इन दोनों ही अकाउंट से हम क्या देखते हैं? अपनी एंटिटी की, अगर मेरी कोई
एंटिटी है, मेरा कोई धंधा है, मेरा कोई बिजनेस चल रहा है, तो मैं बोलूंगा अगर उसकी मेरे को फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जाननी है या आपको उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जाननी है, तो भैया आप उसका ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट देख लो, उसमें पूरे साल का प्रॉफिट या पूरे साल का लॉस आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस पूरी स्लाइड से आपको समझ में आ गया कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कैसे जानते हैं। अब मैंने आपको बोला कि अगर आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जानना है धंधे की, तो आप उसके लिए क्या देखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर उसके साथ ही साथ ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ये दोनों ही आप देखोगे। ठीक है, यहां से आपको नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा और यहां से आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाएगा। ठीक, ठीक है, तो मैंने बोला फाइनल अकाउंट में आप क्या क्या बनाओगे? एक तो ट्रेडिंग बनाओगे और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे। ठीक है, इसी तरह बेटा अगर आपको धंधे की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना है, धंधे की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना है, तो बेटा उसके लिए हम यूज करते हैं अपनी बैलेंस शीट को। उसके लिए हम यूज करते हैं अपनी बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट में क्या आता है बेटा? अब साल के अंत में हमने कुछ सामान खरीदा, कुछ सामान बेचा, कुछ असेट एक्वायर करी, कुछ लायबिलिटी इनकर करी, तो उसका जो सारा का सारा बैलेंस है वो हमें बैलेंस शीट से साल के अंत में पता चलता है कि अब हमारे पास कितनी टोटल एसेट है या फिर लायबिलिटी है। तो बेटा इस साइड हम यहां पे लिख देते हैं एसेट को और एक साइड हम लिख देते हैं अपनी लायबिलिटीज को। ठीक, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि कितनी हमारी एसेट है और कितनी हमारी लायबिलिटी है, क्या हमारी आज की डेट में फाइनेंशियल पोजीशन है। ठीक है, अब आइए मैं धीरे धीरे इनके अंदर में डीप में जाके आपको समझाता हूं कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो पहले मेरे दोस्त हम बात कर लेते हैं, तीन चीजें देखो हमें सीखनी है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ठीक है, उसमें से मैं पहले आपको बता रहा हूं ट्रेडिंग अकाउंट। हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट की। सर जैसा कि इसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या चीजें दिखाएगा। अगर समझ में नहीं भी आ रहा तो मैं बता दूंगा कि क्या चीजें इसमें आएंगी। सर ट्रेडिंग अकाउंट से ये तो आपको पता चल गया, सर ने अभी अभी पढ़ाया कि आप क्या निकालते हो? ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट सर बनाते कैसे हैं ये आपको समझा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मेरे को आपको ये समझाना पड़ेगा कि सर आपने बोला था कि ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और सारी डायरेक्ट इनकम आती है। किस साइड आती है, कैसा फॉर्मेट होता है, ये सब समझाऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लो कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, डायरेक्ट इनकम क्या होती है। ठीक, तो एक्सपेंस से शुरुआत कर लेते हैं। सर मान लेते हैं ये मिस्टर एस हैं। ये कौन है? मिस्टर एस हैं जो बिजनेस करते हैं किसका? टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक, टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हैं ये। शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ठीक है, क्या करते हैं ये? टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हैं। तो मेरे को बताना ये टी शर्ट कैसे बनाएंगे? क्या सीधा शोरूम में टी शर्ट पहुंच जाएगी? भैया मैन्युफैक्चर करते हैं ये, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा? एक अपना प्लांट या फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। अब उस फैक्ट्री में
इनकी मशीन्स होंगी और उस मशीन पे ये टी शर्ट बनाते होंगे और इस मशीन से बाहर यहाँ पे इनका फिनिश गुड्स निकलता होगा, है ना। यानी ये यहाँ पे क्या लाते होंगे, फैब्रिक खरीदते होंगे, ठीक। और ये क्या खरीदते होंगे, टी शर्ट में जो जो चीजें लगती हैं, धागा हो गया, फैब्रिक हो गया, अगर कोई चैन वाली टी शर्ट है तो वो चैन हो गई, ठीक है, बटन हो गए, ठीक है, जो जो चीजें यहाँ पे लगती हैं वो खरीद लेते हैं। फैब्रिक हो गया, थ्रेड हो गया, बटन हो गए, है ना, ये सब यहाँ पे खरीदते हैं और यहाँ पे मशीन के ऊपर इनकी लेबर काम करती है और फिर यहाँ से फिनिश गुड्स तैयार होके हमें टी शर्ट मिल जाती है ना। यहाँ पे तैयार होके फिनिश गुड्स मिल जाता है और फिर ये हम लेके जाते हैं कहाँ पे मेरे दोस्त, बड़े से शोरूम में, मॉल के अंदर। मॉल के अंदर एक शॉप होती है और वहाँ पे हम जाके इसके शॉप में ये सजा देते हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोग आके हमारी टी शर्ट को खरीद लेते हैं। यही तो तरीका होता है दोस्त। तो अब आपको यहाँ से ये समझना है कि सर डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं। तो मैं आपको देखो एक गुरु मंत्र दे देता हूं। सर फैक्ट्री की जो दीवार है, माल को खरीदने से लेके या यहां से इनिशिएट होने से पहले फैक्ट्री की दीवार तक का जितना भी खर्चा होगा हम उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, डायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल बता देता हूं आपको, जैसे कि आपने रॉ मटेरियल परचेज करा है, जो कि हम किस में डालते हैं, अपनी परचेजेस में। यानी परचेजेस क्या है हमारा, एक तरह का डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। अब इस परचेज से क्या सीधा परचेज, आप फैब्रिक खरीद के लाए तो सीधा क्या आपकी टी शर्ट बन गई, नहीं बनी ना अभी। तो आपको इस परचेज पे काम कराना पड़ेगा लेबर से, और लेबर को क्या पे करना पड़ेगा, वेजेस। तो वेजेस भी हमारा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो, जो ये रॉ मटेरियल फैब्रिक खरीदा, क्या इसको फैक्ट्री तक का लाने का भाड़ा भी लगेगा, हाँ सर भाड़ा भी लगेगा। तो सर फ्रेट, जो फ्राइट होता है, फ्राइट इनवर्ड, फ्राइट इनवर्ड भी आपका क्या है, एक तरह का डायरेक्ट एक्सपेंस है। सर यहाँ पे पावर का भी कंजम्पशन होगा, सर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में पूरी बिजली लगेगी या नहीं लगेगी, तो वहां पे जो पावर यूज करोगे फैक्ट्री के अंदर, जो पावर यूज करोगे वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। बेटा ये बस एग्जांपल है आपको समझाने के लिए, मैं बस आपको एक गुरु मंत्र देना चाहता हूं। गुरु मंत्र ये है कि फैक्ट्री के अंदर तक का जितना भी खर्चा होगा वो सारा का सारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो सर फैक्ट्री के बाहर कौन से खर्चे होते हैं, अब देखना, यहाँ पे फिनिश गुड्स बन गया। अब फिनिश गुड्स आप कहाँ पहुंचा रहे हो, अपने गोडाउन में या फिर मॉल पे सीधा, ठीक है। तो उस खर्चे को क्या बोलेंगे, यहां से जो फ्रेट आउटवर्ड लग रहा होगा, मेरे को बताना, फ्रेट यहां पे आउटवर्ड लग रहा होगा इस स्टोरी में, फ्रेट आउटवर्ड लग रहा होगा, बाहर ले जाने का खर्चा। तो सर इस खर्चे को मैं बोलूंगा कि ये खर्चा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है। किसका खर्चा है, डिस्ट्रीब्यूशन का, विच इज नॉट डायरेक्ट एक्सपेंस। इसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या ये बताना गुड्स को बनाने का खर्चा है क्या, जो गुड्स को बनाने तक का खर्चा है, फिनिश गुड्स तक लाने का, फैक्ट्री के गेट तक का खर्चा क्या कहलाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। और अगर फैक्ट्री के बाहर कोई खर्चा हो रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे बेटा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये ट्रेडिंग में नहीं आएगा, ये कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा। और यहाँ पे जितने भी एक्सपेंस हुए हैं, जितने भी एक्सपेंस हुए हैं वो सब कहाँ आएंगे मेरे दोस्त, वो ट्रेडिंग में आएंगे, ठीक है। समझ में आया। अच्छा चलो, ये तो एक एग्जांपल था कि डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा इनडायरेक्ट खर्चा है और वो ट्रेडिंग में नहीं आएगा, ठीक है, वो ट्रेडिंग में नहीं आएगा। तो वो सर कहाँ पे आएगा, वो हमारे पीएनएल अकाउंट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी सिखाऊंगा, पूरा फॉर्मेट सीखेंगे, आइटम भी देखेंगे, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो ऐसा और कौन सा खर्चा होता है, मेरे को बताना। आपका जैसे धंधा है, मान लेते हैं कि ये टी शर्ट यूएस पोलो की है, आपकी जो कंपनी का नाम है वो यूएस पोलो है, तो क्या सिर्फ फैक्ट्री से काम चल जाएगा या आपको कोई एडमिन ऑफिस भी बनाना पड़ेगा जहां पे बहुत आपको
इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट मैनेजर बिठाने पड़ेंगे और वो मैनेजर स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे, आपके बुक्स रखेंगे, आपके रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, पॉलिसीज पे काम करेंगे। तो सर एक एडमिन ऑफिस भी बिठाना पड़ेगा जहां पे डायरेक्टर लोग, मैनेजर लोग बैठेंगे या मालिक लोग बैठेंगे और उनके जो मैनेजर स्टाफ होंगे वो बैठेंगे। क्या सारे ही लोग फैक्ट्री में लगा देते हैं क्या हम? जी नहीं, कुछ स्टाफ हम कहाँ पे लगाते हैं? एडमिन ऑफिस में लगाते हैं। और एडमिन ऑफिस किस पे काम करता है सर? मार्केटिंग पे भी काम कर सकता है ना, स्ट्रेटेजी बनाने पे काम कर सकते हैं, पॉलिसीज बनाने पे काम कर सकते हैं, है ना, बहुत सारी चीजों पे काम कर सकते हैं। तो उन सब का जो खर्चा होगा, ये भाई एडमिन ऑफिस है आपका, उन सब का जो खर्चा होगा वो सारा कहाँ हो रहा है? फैक्ट्री के बाहर हो रहा है। तो वो सारा खर्चा क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट कहलाएगा, डायरेक्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट खर्चा है, फैक्ट्री के बाहर का खर्चा है, इसको भी हम कहाँ पे ले जाएंगे? पीएनएल में ले जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात बता देता हूँ डायरेक्ट इनकम की। डायरेक्ट इनकम वो होती है बेटा जो हमारे कोर्स ऑफ डीलिंग से आती है, यानी जिसमें हम डील कर रहे हैं उससे जो इनकम आ रही है उसे डायरेक्ट इनकम बोलेंगे। तो हम यहाँ पे किसका धंधा कर रहे थे? टी शर्ट बनाने का। तो टी शर्ट बना के बेचेंगे, तो टी शर्ट बना के बेचने को हम सेल्स बोलते हैं। तो जो सेल्स से पैसा आएगा वो सेल्स अकाउंट में डालेंगे, और सेल्स क्या है? हमारी डायरेक्ट इनकम है। सपोज करो कि हमने बहुत सारी सेल करी, उसमें से किसी ने हमें डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी डायरेक्ट इनकम नहीं है, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। ठीक है, डायरेक्ट इनकम वो है जो कोर्स ऑफ डीलिंग से आएगी, जो हमारी नेचर ऑफ एक्टिविटी से आएगी। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी डायरेक्ट इनकम क्या है? फीस। ठीक है, तो वो डायरेक्ट इनकम हो जाएगी। अब आइए इसके फॉर्मेट पे बात कर लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का आपको फॉर्मेट दिखा देता हूं मैं कैसा होता है। आइए, तो बेटा ये बॉक्स बना लिया है मैंने आपके लिए, आइए मैं सिखा देता हूं। तो हम बेटा यहां पे हेडिंग डालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जब भी आपका साल खत्म हो रहा होगा, जैसे 31 मार्च 2024 मान लेते हैं हम, ठीक है, तो आपको ऊपर हेडिंग डालनी होगी ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि ये साल के अंत में बनाते हैं। तो जिस साल का भी आप ये बना रहे होगे उसका यहाँ पे ईयर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बेटा आप लिखोगे डेबिट, और इस साइड आप लिखते हो क्रेडिट। ठीक है, डेबिट में आपको यहाँ पे हेडिंग में लिखना है ऊपर पार्टिकुलर्स, यहाँ पे आपके रुपीस आ जाएगा, और यहाँ पे फिर आपको लिखना है दोबारा पार्टिकुलर्स, और आपको यहाँ पे रुपीस लिख देना है। आपको पता है कि जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे डेबिट होते हैं, और जितनी भी इनकम होती है वो हमारी क्रेडिट होती है। लेकिन तो सारे एक्सपेंस इस साइड और सारी इनकम इस साइड। तो लेकिन इसकी स्टार्टिंग बेटा किससे होती है? ओपनिंग स्टॉक से। टू, यहां पे सबसे पहला आइटम आ जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक। ठीक, पहले मैं सारे खर्चे लिखवा देता हूं आपको। फिर यहाँ पे दूसरा आइटम आ जाएगा आपका टू, ओपनिंग स्टॉक में आपने कुछ माल परचेज भी करा होगा, तो परचेज अकाउंट में डालोगे उसको, परचेज आ जाएगा। यहाँ पे लिख दोगे परचेज का अमाउंट, एंड देन अगर कोई आपका रिटर्न है तो उसको कर दोगे लेस रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, परचेज रिटर्न बोलते हैं जिसको, उसको यहाँ पे लेस करके, और अगर कोई लॉस ऑफ स्टॉक हुआ है तो यहाँ पे लिख दोगे लॉस ऑफ स्टॉक। इनको नेट करके फिर आप यहाँ पे परचेज का अमाउंट लिख दोगे। ठीक, यहाँ पे आपने ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट लिख दिया। ठीक, फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस डालना चालू करोगे। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ उसके, जैसे कि टू वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज। अगर बेटा वर्ड यहाँ पे लिखा होता सैलरी एंड वेजेस, तो सैलरी का मतलब है परमानेंट स्टाफ की सैलरी, लेबर की सैलरी नहीं जो फैक्ट्री में काम कर रही है, तो वो इनडायरेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है देखना, वेजेस। पहले वेजेस लिखा है तो इसका जो मतलब लेंगे हम वेजेस से लेंगे, और वेजेस दिया जाता है बेटा ऐसे स्टाफ को जो काम कर रहा हो हमारा फैक्ट्री में, जो भाड़े के लेबर होते हैं, जो लेबर काम करती है फैक्ट्री में, हम उसको वेजेस देते हैं। तो वेजेस हमारे लिए कौन सा एक्सपेंस हो गया? जो फैक्ट्री के अंदर हो रहा है, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, अगला आइएगा, पेन बदल लेता हूं मैं आपके लिए।
टू कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड यानी सामान को फैक्ट्री में लाने का खर्चा। तो ये भी पता है आपको भैया फैक्ट्री के अंदर का खर्चा हो रहा है, तो ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसी की तरह दूसरा इसका भाई है जिसको आप किस नाम से जानते हो, फ्राइट के नाम से जानते हो, FREI, फ्रेट, या फिर आप कार्टेज भी बोलते हो भाड़े को। फ्रेट एंड कार्टेज इनवर्ड, ये दोनों कौन है, इनवर्ड है भाई, ठीक। तो ये भी चल जाएगा, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। फ्रेट मतलब भाड़ा और कार्टेज मतलब भी भाड़ा, सामान को अपने फैक्ट्री के अंदर लाने का खर्चा। तो यहाँ पे आपकी आ जाएगी फैक्ट्री की पावर, ठीक है। फैक्ट्री की पावर बोले तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर फैक्ट्री का आ रहा है या वहाँ पे कोई फ्यूल खर्च हो रहा है, डीजल वगैरह, पेट्रोल वगैरह, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और आपके यहाँ पे बाकी के डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएंगे जो मैंने नहीं लिखे। बहुत तरह के और भी खर्चे होते हैं बेटा, लेकिन आपको मैंने गुरु मंत्र दे दिया कि फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्चा होगा हम उसे डायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे और उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जाएंगे। तो इस साइड मैंने सारे खर्चे लिख दिए, और इनकम की साइड में हम सबसे पहले लिखेंगे बाय सेल्स, है ना। तो जैसे परचेस का मैंने इनर कॉलम में लिखा था, उसी की तरह से सेल्स रिटर्न भी हो सकती है। हमने कोई माल बेचा और वो वापस आ गया, समझ नहीं आया सामने वाले को, या उसमें कोई डिफेक्ट आ गया, तो हमें यहाँ पे सेल्स रिटर्न भी लिखनी पड़ेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, ठीक। तो वो यहाँ से माइनस हो जाएगी, ठीक है। फिर नेट सेल आपकी आउटर कॉलम में यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक बेटा इस अकाउंट में बस प्रेजेंटेशन के लिए लिखते हैं। प्रेजेंटेशन इन द मींस कि हम अपने कैलकुलेट कर पाए कॉस्ट को, कॉस्ट मतलब COGS को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अगर हम कैलकुलेट कर पाए, इसलिए हम इस दो फिगर को यहाँ पे लिखते हैं। आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक तो कोई ना खर्चा है ना इनकम है, तो सर आप एक को खर्चे साइड एक को इनकम साइड क्यों लिख रहे हैं। क्योंकि बेटा हम क्या करते हैं, हमने जो भी सामान खरीदा था, मतलब जो भी सामान हमारे पास पड़ा था ओपनिंग में, हम उसमें ऐड कर देते हैं परचेजेस, और बाकी सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना, एक्सपेंसेस, और उसमें से लेस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं किसको, हम क्लोजिंग स्टॉक को। तब हमारी क्या निकलती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और अगर हम उसे सेल्स से कंपेयर कर लें, सेल्स माइनस COGS कर लें, तो हमारा निकल जाता है GP, ठीक है। तो ये इसी फॉर्मूले का ट्रेडिंग अकाउंट एक प्रेजेंटेशन होता है बेटा, ठीक है। सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये जैसे पेन है, ये पेन मेरे को 100 रुपए का मैं आपको बेच रहा हूं, तो क्या इसको बनाने में 100 रुपए की ही लागत आई होगी, तो 100 रुपए मेरा क्या है, ये सेल प्राइस है, ठीक है। सर इसको बनाने में लागत कितनी आई होगी, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितने पड़े थे पेन के, मैंने वो लिखा होगा, मैंने परचेजेस लिखी होगी, मैंने जो खर्चे करे हैं इसमें वो डायरेक्ट एक्सपेंस लिखे होंगे, और मेरे पास क्लोजिंग अभी कितने पड़े हैं वो माइनस कर दिए होंगे। तो मुझे पता चला कि 90 लागत आई थी, तो मैंने 90 COGS घटा के 10 का GP निकाल लिया, ठीक है। तो 10 का प्रॉफिट मैंने आपसे यहाँ पे कमाया है। तो ये बस इसको कैलकुलेट करने का तरीका है, GP को कैलकुलेट करने का तरीका है, जिसको हमने यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है। अब सुनना, मैं आगे सिखा देता हूँ फिर आगे कैसे करना है। अब आगे बेटा हमें इसका लगाना है टोटल। अगर हमारी ये वाली साइड क्रेडिट साइड ज्यादा आएगी तो हमारी बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर हमारी यहाँ पे आ जाएगी। आपको बैलेंस करना आता होगा, आई होप आपने बहुत सारे लेजर बनाए हैं। तो पहले टोटल कर लेना, अगर ये वाली साइड हमारी ज़्यादा आएगी तो बैलेंसिंग फिगर हमारी यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे जो हमारी फिगर निकलेगी हम उसको किस नाम से जानेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। किस नाम से, ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट CD लिख देना आप, जिसको हम कहाँ पे लेके जाएंगे, इसको हम करते हैं ट्रांसफर
ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाते हैं। ठीक है, अब इसके उल्टा चलते हैं, अभी इसको भूल जाना, इस वाले पार्ट को भूल जाना। अब मैंने टोटल लगाया और मेरी ये वाली चीज ज्यादा आई और ये वाली इस साइड वाली चीज कम आई, तो मेरी बैलेंसिंग फिगर कहां पे निकलेगी, यहां पे निकलेगी, जिसको मैं क्या बोलूंगा, बाय ग्रॉस लॉस। ठीक है, इसको भी हम कहां ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो आई होप कि आपको ट्रेडिंग का फॉर्मेट क्लियर है, आपको ये भी समझ में आया है कि क्यों हम ओपनिंग स्टॉक, क्यों हम क्लोजिंग स्टॉक को दिखाते हैं, कौन कौन से खर्चे इसमें आते हैं और क्यों आ रहे हैं ये खर्चे यहाँ पे, क्योंकि बेटा हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं और ट्रेडिंग का मतलब है ये देखना कि हमारे कितनी डायरेक्ट इनकम और कितने डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, उनको कंपेयर करके जो भी फिगर आ रही है उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के नाम से जानते हैं। अब अगली स्लाइड पे आ जाते हैं, जहां पे हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाना। किसको बनाना मेरे दोस्त, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर, ये भी बेटा साल के अंत में बनेगा, तो इसमें भी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, हमने 24 का एग्जांपल लिया था तो वो ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा फॉर्मेट से पहले आप ये तो सीख लो कि इसमें आता क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता क्या है, ये तो सीख लो मेरे बच्चों। मेरे को आपको ये सिखाना था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता क्या है। एक मिनट रुकना, हाँ, तो मैंने जैसे आपको ये बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या लेते हैं बेटा, सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस को हम कंपेयर करते हैं किससे, डायरेक्ट इनकम से ना। वैसे ही यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फॉर्मेट अभी सिखाऊंगा, पहले आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करेंगे, सारी की सारी यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे और यहाँ पे सारी इनडायरेक्ट इनकम लेंगे। सर ये कौन से एक्सपेंस और कौन सी इनकम की बात कर रहे हो आप, तो मैंने आपको अभी एक कहानी सुनाई थी ना, जिसमें हम क्या कर रहे थे, फैक्ट्री के अंदर अपनी टी शर्ट बना रहे थे, उसके बाहर का जितना भी खर्चा है, उसके बाहर का जितना भी खर्चा है, किस किस चीज़ का खर्चा, तो सबसे पहला खर्चा आया था सर डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, है ना सर, मार्केटिंग का खर्चा, सर एडमिन ऑफिस का खर्चा, सर फिनांस का खर्चा। ठीक है, ये सब एक्सपेंस है बेटा, है ना। और सर अदर जर्नल खर्चे जो बिजनेस में करने पड़ जाते हैं, ठीक है, वो सारे खर्चे बेटा यहाँ पे आएंगे। और फैक्ट्री के बाहर का जितना भी खर्चा होता है हम उन सबको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। ऐसे ही सर इनडायरेक्ट इनकम होती है, जैसे डायरेक्ट इनकम हमारी कौन सी थी यहाँ पे, सेल्स, ऐसे ही इनडायरेक्ट इनकम हमारी कौन कौन सी होती है, तो बेटा हमारी कमीशन इनडायरेक्ट इनकम हो सकती है, हमें जो डिस्काउंट रिसीव्ड होते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड होते हैं धंधे में, वो भी इनडायरेक्ट इनकम हो सकती है। सर कोई रेंट हमने कमा लिया अपने गोदाम से, वो भी इनडायरेक्ट इनकम हो सकती है, और ऐसी बहुत सारी इनकम हो सकती है। अब इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि फॉर्मेट क्या होता है ना। आपको इतना तो समझ में आया कि भाई साहब इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो। आ जाइए अब फॉर्मेट पे।
आइए, तो यहाँ पे हम बेटा हेडिंग लिख देंगे, जैसे ट्रेडिंग में हमने लिखा था वैसे ही, ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जब भी आपका साल खत्म हो रहा है, तो हमने लिया था मार्च 24 को, ठीक है, वैसे आप यहाँ पे लिख दोगे। अब उसके बाद ठीक वैसे ही यहाँ पे डेबिट, ठीक वैसे ही यहाँ पे क्रेडिट, और ठीक वैसे ही यहाँ पे पार्टिकुलर्स रुपीस, पार्टिकुलर्स रुपीस, ठीक। अब सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट साइड में डाल देंगे और सारी इनडायरेक्ट इनकम क्रेडिट साइड में डाल देंगे। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होगी? इसकी शुरुआत होगी बेटा ग्रॉस प्रॉफिट से या ग्रॉस लॉस से। तो जो हमने वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट कमाया था वो हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। लिख सकते हो आप कि ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग, पतली लाइन ले लेते हैं, ठीक। अगर लॉस है तो टू ग्रॉस लॉस ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग, ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। पतला वाला दिख नहीं रहा। आइए, तो अब मैं पहले इनकम साइड पढ़ा देता हूँ यहाँ पे। तो बाय इनडायरेक्ट इनकम कौन कौन सी आपकी हो सकती है? बहुत सारी हो सकती है। मैं कुछ के एग्जांपल आपको दे देता हूँ, जैसे बाय रेंट रिसीव्ड, अगर आपने कोई रेंट रिसीव करा है अपनी किसी प्रॉपर्टी से, बिजनेस की प्रॉपर्टी से, तो आप यहाँ पे लिख दोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे, ट्रेडिंग में नहीं लिखोगे, कि ट्रेडिंग में वही चीज आती है जिसमें हम डील करते हैं, डील करके अगर पैसा कमा रहे हैं तो वो ट्रेडिंग में आएगा, ठीक है। क्या रेंट करना हमारा धंधा था? नहीं, हमारा धंधा क्या था? टी शर्ट को बेचना, रेंट पे प्रीमाइसिस को देना हमारा धंधा नहीं था, तो रेंट हमारा इनडायरेक्ट हो गया, तो इसलिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको लिखा है। आइएगा, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड आपका आ जाएगा यहाँ पे, है ना मेरे दोस्त। फिर आपका आ जाएगा कमीशन अर्न, कमीशन अगर आपने कोई कमाया है। आपका आ जाएगा इंटरेस्ट, आपने अगर कोई रिसीव करा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, यहाँ इसकी अमाउंट लिख देना। अगर आपका कोई बैड डेट रिकवर हुआ है, वो भी आपके लिए इनकम है। तो ये सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपको कोई इनकम आई है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, कुछ भी हो सकती है, वो इंटरेस्ट भी हो सकता है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, वो कुछ भी चीज़ हो सकती है, डिविडेंड भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी हो सकता है ना। फिर आ जाएगा आपकी कोई भी दूसरी तरह की मिसलेनियस इनकम, ठीक है। तो किसी भी तरह की अगर सेल को छोड़कर इनकम हुई है, जो आपकी मेन कोर्स ऑफ एक्टिविटी को छोड़कर इनकम हुई है, वो आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे, ठीक है। एक्सपेंस देख लेते हैं, एक्सपेंस कौन कौन से हो सकते हैं? सर सैलरीज हो सकती है, स्टाफ की, परमानेंट स्टाफ की। सर वेजेस नहीं लिखा है यहाँ पे, सर सैलरी लिखा है मैंने। अगर सैलरी एंड वेजेस वर्ड लिखा है कहीं पे तो वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि सैलरी से वहां पे इफेक्ट मिलेगा वेजेस को, ठीक है। सर आपने कोई रेंट पे करा है तो वो आपका इनडायरेक्ट इनकम है। रेंट ये फैक्ट्री का नहीं है भाई, आपके ऑफिस का है। अगर आपने कोई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे खर्चा करा है, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने कोई पोस्टेज पे खर्चा करा है, पोस्ट वगैरह भेजने पे एंड कोरियर पे, ठीक। अगर आपने कोई टेलीफोन पे खर्चा करा है या इंटरनेट पे खर्चा करा है, इसमें आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने कोई इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पे खर्चा करा है,
इंश्योरेंस कराया आपने गुड्स का या अपने एम्प्लॉय वगैरह का, ठीक है। आपने किसी बिजनेस प्रमोशन, मैंने एडवर्टीजमेंट बोला था ना, तो बिजनेस प्रमोशन पे अगर आपने कोई खर्चा कराया, आपने कोई एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कराया है, बहुत सारे हो सकते हैं भाई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ पे बस एग्जाम्पल है उनके। आपने कुछ रिपेयर्स करवाई है, आपने डेप्रिसिएशन पे कुछ खर्च करा है, यानी आपने एसेट खरीदी थी वो यूज करी है तो भैया डेप्रिशिएट तो हो रही है, वो भी एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। आपने इंटरेस्ट पे करे हैं, आपने उधार लिया होगा किसी से, कर्जा लिया होगा तो उस पर इंटरेस्ट पे करें हैं, ठीक है। आप बैंक तो यूज करोगे ही धंधे में, तो बैंक चार्जेस आपके गए हैं अगर, ठीक है। आपके और भी कई तरह के यहाँ पे जनरल एक्सपेंस हुए हैं, वो आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी लगी है आपकी एडमिन ऑफिस की, ठीक है। आपने कमीशन जैसे उधर रिसीव कर रहे थे, आपने कमीशन पे करा है किसी को, ठीक है। फ्रेट आउटवर्ड आ जाएगा आपका, फ्राइट आउटवर्ड आ जाएगा आपका। ऐसे ही बेटा बहुत सारे खर्चे आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगले पेज पे बना दूं मैं आपके लिए इसको, आइए अगले पेज पे देख लो। वैसा सही बनेगा ये, पार्टिकुलर्स। कितना बढ़िया लिखा है सर आपने पार्टिकुलर, लाओ मैं दोबारा लिख देता हूँ। पार्टिकुलर्स रुपीस, पार्टिकुलर्स रुपीस, ठीक है। ऊपर का नहीं लिख रहा, ऊपर का सेम वही चलता रहेगा जो यहाँ पे चल रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कहाँ तक हो गया था हमारा? एडवर्टीजमेंट मैंने बता दिया आपको, फ्रेट आउटवर्ड बता दिया, डिस्काउंट अलाउड आपका यहाँ पे आ जाएगा खर्चे में, ट्रैवलिंग एक्सपेंस आ जाएंगे अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, बिजनेस के काम से आएंगे भैया, यहाँ कहीं घूमने मत निकल जाना, ठीक है। बैड डेट आ जाएंगे, और भी आपके बहुत सारे खर्चे आ जाएंगे बेटा यहाँ पे, ठीक है, जो कि आपने धंधे में करे होंगे। अब सुनना, आप क्या करोगे, अब इनका मैं आपको यहाँ पे बैलेंसिंग सिखा देता हूँ। आप क्या करोगे, आप उसी की तरह यहाँ पे टोटल लगाओगे, आप टोटल लगाओगे, और आपकी अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है और ये वाली साइड कम आ रही है, तो आपकी बैलेंसिंग फिगर इधर निकलेगी, जिसको आप किस नाम से जानोगे? नेट प्रॉफिट के नाम से जानोगे, ठीक है। और अगर आपकी ये वाली साइड, खर्चे वाली साइड ज़्यादा आ रही है और ये वाली साइड कम आ रही है, तो आपकी बैलेंसिंग फिगर यहाँ निकलेगी, जिसको आप बाय नेट लॉस के नाम से जानोगे। और जैसे वहां पे जीपी को ट्रांसफर करते थे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ पे कहाँ पे ट्रांसफर करोगे इन्हें? इन्हें करोगे ट्रांसफर टू दी कैपिटल। क्यों? क्योंकि भैया हम ये सीख रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का, और यहाँ पे जो भी लॉस हुआ है या जो भी प्रॉफिट हुआ है वो कहाँ पे ट्रांसफर करोगे आप? कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब इसके बाद बेटा हम सीखेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, आ जाओ जल्दी से सीखते हैं। अब बात कर लेते हैं मेरे दोस्त बैलेंस शीट की, लेकिन इसके बारे में पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, तब मैं बनाना सिखाऊंगा। तो बेटा हमने फाइनल अकाउंट में तीन चीज़ें पढ़नी थी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। मैंने ट्रेडिंग सिखा दिया आपको कि कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन कर लेंगे। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिखा दिया आपको कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन कर लेंगे। अब मैं आपको बैलेंस शीट बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये आपको अभी स्टार्टिंग में चैप्टर की ये बताया
कि अगर आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जाननी है कि मेरे धंधे की परफॉर्मेंस कैसी है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा बेटा उसके लिए? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। तो उसको उसको देखकर आपको ये पता चल जाएगा, उसको देखकर आपको ये पता चल जाएगा कि भैया आपके धंधे की परफॉर्मेंस कैसी है, आप कैसा चल रहे हो, धंधे में नुकसान हो रहा है या धंधे में फायदा हो रहा है ना। लेकिन अगर आपको अपने धंधे की फाइनेंशियल, या कोई बोलेगा भैया आप मेरे को बता दो धंधे की पोजीशन क्या है, तो अगर आपको धंधे की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना है तो भैया ट्रेडिंग पीएल नहीं, आपको क्या देखनी पड़ेगी? उसकी बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में आप देखोगे क्या क्या चीजें? असेट और उसकी लायबिलिटीज। सर यहां पे जो भी बात हो रही थी ट्रेडिंग और पीएनएल में, वो किसकी बात हो रही थी? बोलो। इनकम, वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और एक्सपेंसेस की। इनकम और एक्सपेंसेस की। तो यहाँ पे इन दोनों में फर्क क्या है सर? यहाँ पे इनकम और एक्सपेंसेस की बात करते हैं हम ट्रेडिंग में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो यहाँ पे हमें पता चलता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। और बैलेंस शीट में हम बात करते हैं असेट और लायबिलिटी की। जो हमारे पास अब बैलेंस बचे हैं साल के अंत में, जो हमारे पास बैलेंसेस बचे हैं उसके बारे में हमें पता चलता है बैलेंस शीट से कि भैया हमारे पास कौन कौन सी असेट बची है, हमारे पास लैंड कितनी है, हमारे पास प्लांट कितने बचे हैं, हमारे पास मशीन कितनी है, ठीक है, हमारे पास फर्नीचर कितने बचे हैं साल के अंत में, हमारे पास डेटर कितने हैं, करंट असेट की बात कर रहा हूं, ठीक है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितने की है, हमारे पास स्टॉक कितना बचा हुआ है ना, क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है। तो बेटा ये सारी बातें आपको पता चलेगी। ये सब क्या है? ये बेटा असेट के टाइप है, मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया हुआ है कि असेट किसको बोलते हैं। और हमारे पास लायबिलिटी में कैपिटल कितनी है, कैपिटल में प्रॉफिट इस बार कितना ऐड हुआ है या लॉस कितना इस बार हम माइनस करेंगे, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे आप लिखोगे। अभी मैं एग्जैक्ट फॉर्मेट आपको सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। लायबिलिटीज कितनी है आपकी, ठीक है, आपके क्रेडिटर्स कितने हैं, आपके लोन्स कितने हैं, तो ये सब आपका कहाँ पे आ जाएगा? आपकी लायबिलिटी यानी ऑब्लिगेशंस में आ जाएगा। तो अगर कोई आपसे ये पूछता है कि धंधे की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करनी है अगर आपने, तो आप क्या देखोगे? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखोगे। अगर कोई आपसे ये बोलता है कि आपको धंधे की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करनी है, तो आप उसकी बैलेंस शीट चेक करोगे, ठीक है। अब आइए सीख लेते हैं कि बैलेंस शीट को बनाते कैसे हैं मेरे दोस्त। आइए बच्चों अब देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है। तो बेटा बैलेंस शीट को ना हम, यार ये छोटा हो जाता है मेरे भाई, आइएगा, बैलेंस शीट को ना भाई हम दो तरीके से बनाते हैं। एक होता है इन ऑर्डर ऑफ परमानेंसी, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंसी, और एक होता है इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम? जो मोर परमानेंट एसेट होती है ना, यानी कि जो फिक्स एसेट होती है मोर परमानेंट, जो जल्दी चेंज नहीं होगी, उसको पहले लिखते हैं। पहले लिखते हैं एंड देन लेस परमानेंट को, अभी बता दूंगा कैसे, ठीक है। और लिक्विडिटी में मोर लिक्विड एसेट को पहले लिखते हैं, जिसको इजीली कन्वर्ट करा जा सकता है। पहले लिखते हैं एंड देन लेस लिक्विड एसेट को, है ना। ठीक, लेस लिक्विड एसेट को। आ जाओ, अभी मैं इसका मतलब समझ में आ जाएगा, अगर अब भी समझ नहीं आया तो बता दूंगा। लेस लिक्विड क्या है, मोर लिक्विड क्या है, परमानेंसी क्या है और लिक्विडिटी क्या है, ठीक है। आ जाओ ये देख लो। इस साइड हम लिखेंगे बेटा
लाइबिलिटी। सर इसमें इनकम और एक्सपेंस नहीं आते, ये बैलेंस शीट है जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है, तो यहाँ पे आपकी एसेट और लाइबिलिटीज आती हैं। ठीक है, एसेट्स। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं एसेट की। तो मैं ये बता रहा इन ऑर्डर ऑफ परमानेंसी के हिसाब से बना रहा हूं मेरे भाई, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। ठीक है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले ज्यादा परमानेंट एसेट आ जाएगी गुडविल। गुडविल जैसे कि एक ऐसी एसेट है कोई जल्दी से हिला नहीं सकता, अगर आपकी एक बार रेपुटेशन मार्केट में बन गई तो बेटा जल्दी से उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। जैसे आप नाइकी के शूज देख लो, आप चाहो तो उसे आप ये ठान लो कि भैया नहीं मैं तो इसकी रेपुटेशन गिराऊंगा, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते उसका, क्योंकि उसकी गुडविल बन चुकी है, वो बहुत परमानेंट एसेट है। लैंड एंड बिल्डिंग, सर ये भी परमानेंट होती है, जल्दी से चेंज नहीं होती, लेकिन गुडविल से थोड़ी कम परमानेंट है। ऐसे ही प्लांट एंड मशीनरी, ये उससे थोड़ी कम परमानेंट है। ठीक है, फर्नीचर, ये प्लांट एंड मशीनरी से थोड़ा कम परमानेंट है। ठीक है, तो जैसे जैसे सबसे ज्यादा जो परमानेंट है उसे सबसे ऊपर लिखेंगे, फिर उससे कम को नीचे। ये सारी मैं क्या लिख रहा हूं भाई, ये सारी की सारी आपकी एसेट हैं। ठीक है, धंधे की आपके एसेट हैं। इन्वेस्टमेंट हो गई, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, डेटर हो गए, बिल्स रिसीवेबल हो गए, ठीक है, कैश एट बैंक हो गया यानी कि बैंक बैलेंस, और कैश इन हैंड हो गया यानी कि आपके कैश का बैलेंस। ठीक है, तो ये देखना जो ज़्यादा लिक्विड है वो सबसे पहले लिखी है, फिर वो उससे कम लिक्विड, फिर उससे कम लिक्विड, फिर उससे कम लिक्विड। तो ये एक ऑर्डर में लिखी हुई है जिसमें जो मोर परमानेंट है वो पहले लिखी है, और फिर जो मोर उससे कम परमानेंट है वो उसके नीचे लिखिए। अगर इसी को मैं उल्टा करके लिख दूंगा ना, तो ये बेटा इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी हो जाएगा, जिसमें मोर लिक्विड हम पहले लिख देंगे, फिर उससे कम लिक्विड, उससे उससे थोड़ी कम, उससे कम, उससे कम, उस तरीके से हम इसको डिजाइन कर देते हैं। तो ये परमानेंसी वाला मैंने फॉर्मेट बनाना है जिसको आप फॉलो करोगे। तो मोर परमानेंट कैपिटल बेटा ज्यादा परमानेंट होती है, धंधे में से हम जल्दी से कैपिटल निकालते नहीं है, तो यहाँ पे कैपिटल आ जाएगा। ऐड करेंगे इसमें हम नेट प्रॉफिट अपना लाइबिलिटी में। अच्छा कैपिटल सर लाइबिलिटी में क्यों लिख रहे हो आप, क्योंकि भैया कैपिटल लाइबिलिटी टुवर्ड्स दी ऑनर होती है, धंधा अलग है और ऑनर अलग है। ये आपको सिखाया जाता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में, जो ये बोलता है कि भैया धंधा एक अलग है और बिजनेस जो ऑनर है उसका वो अलग है। धंधा अपने ऑनर को इस कैपिटल को फ्यूचर में वापस करेगा, तो इसलिए कैपिटल को लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं, जिसको ये बोला जाता है लाइबिलिटी टुवर्ड्स दी ऑनर। आइएगा, ये ऐड करने के बाद हम इसमें से लेस कर देंगे ड्राइंग, तो हमारी ये नेट कैपिटल हम यहाँ पे बाहर लिख देंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पे आ जाएंगे लोन्स। ठीक है, फिर आप यहाँ पे लिख दोगे अगर आपका कोई बैंक में ओवरड्राफ्ट चल रहा है, ओवरड्राफ्ट यानी कि ये भी एक तरह का लोन ही है, बैंक की फैसिलिटी है, क्रेडिट फैसिलिटी, वो आप यहाँ पे लिख दोगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गए आपके, ठीक है, और आपके बिल्स पेबल आ गए या एक्सपेंसेस पेबल आ गए। ठीक है, तो ये बेटा इन ऑर्डर ऑफ परमानेंसी मैंने लिखा है, जो ज़्यादा परमानेंट है मैं बार बार बोल रहा हूँ वो सबसे ऊपर, जो उससे कम परमानेंट है वो उससे नीचे। अगर आपको इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी वाली बैलेंस शीट बनानी है तो इसका जस्ट उल्टा कर देना, पहले इसे लिखोगे, फिर इसे लिखोगे, फिर इसे लिखोगे, और फिर ऐसे ऐसे सो ऑन आप लिख सकते हो। ठीक है, और इसका भी आपको उल्टा करना पड़ेगा। इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और इन ऑर्डर ऑफ परमानेंसी इसको बोलते हैं। अब बेटा हम कुछ इस चैप्टर की ना थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं और आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं, फिर हम क्या करेंगे अगली क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इतना आप रिवाइज करके आओगे तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, आ जाओ अब हम इसकी ना थ्योरी कर लेते हैं थोड़ी सी।
आइए बच्चों, तो मैं ना आपको सिखा रहा हूँ डिफरेंस, और डिफरेंस ना मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ। डिफरेंस हम कर रहे हैं बिटवीन ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैंने यहाँ लिख दिया बेसिस, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट और यहाँ पे लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहला जो डिफरेंस का रीजन है वो क्या है, रिलेशन। सर ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, पार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, एक मेन अकाउंट होता है। डन। दूसरा है नेचर, ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट से, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या डिटरमाइन करा जाता है, यहाँ से असरटेन करा जाता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ठीक है। अगला है ट्रांसफर ऑफ बैलेंस। जो ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस होता है वो बेटा ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस होता है वो ट्रांसफर होता है बेटा कैपिटल अकाउंट में प्रोपराइटर की, ठीक है। तो प्रोपराइटर की कैपिटल में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पे कौन कौन से आइटम आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में बेटा, हम लिखते हैं परचेजेस को, सेल्स को, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। ऐसे ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आइटम लिखते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की तरह होते हैं, यानी कि रिलेट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन से, एडमिन ऑफिस से, फाइनेंस से, और बहुत तरह के खर्चे हम इसमें लिख देते हैं। तो बेटा ये चार मेजर डिफरेंस थे ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एग्जाम में आपके ये पूछा जा सकता है। अब अगला डिफरेंस पढ़ लेते हैं, जल्दी से आइए। आइए बच्चों, तो ये है डिफरेंस आपका बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस के बीच, ठीक है। तो देख लेते हैं पर्पस क्या होता है भैया। देखना यहाँ पे मैंने लिखा है बेसिस, ये लिखा है आपका, यहाँ पे लिखा है बेसिस, ये लिखा है बैलेंस शीट, ये लिखा है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब पर्पस क्या है देखना, ये बैलेंस शीट पोर्ट्रे करती है आपको फाइनेंशियल पोजीशन को, लेकिन ट्रायल बैलेंस क्या किस लिए बनाया जाता है, इस्टेब्लिश करने के लिए अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट, जो बैलेंस शीट होती है वो आपको इन्फॉर्मेशन देती है एज टू द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन की, ठीक है। तो इससे आपको फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है, लेकिन ट्रायल बैलेंस से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलती। नेसेसिटी क्या है देखना, बैलेंस शीट एक एसेंशियल एलिमेंट है अकाउंटिंग का। टू कंप्लीट द अकाउंटिंग प्रोसेस बैलेंस शीट बनाना एसेंशियल होता है, लेकिन ट्रायल बैलेंस बनाना आपके लिए डिजायरेबल है। आप चाहे तो उसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बना लेना चाहिए टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। हेडिंग क्या होती है, इसमें दो हेडिंग होती है, टू साइडेड हेडिंग होती है असेट और लायबिलिटी की। यहाँ पे दो कॉलम होते हैं जो डेबिट और क्रेडिट के होते हैं, ठीक है। कवरेज देखना किस किस की होती है, यहाँ पे ओनली पर्सनल और रियल अकाउंट अपेयर होते हैं, यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट अपेयर नहीं होते बैलेंस शीट के अंदर, सिर्फ लायबिलिटी और असेट आती है। लायबिलिटी और असेट कंसिस्ट ऑफ द पर्सनल और रियल अकाउंट, लेकिन ट्रायल बैलेंस में ऑल अकाउंट मस्ट बी रिटर्न, नो अकाउंट कैन बी लेफ्ट आउट। सारे के सारे अकाउंट हमें लिखने होते हैं, कोई भी अकाउंट को हम लेफ्ट आउट नहीं कर सकते। और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में देख लो, क्लोजिंग स्टॉक अपेयर होता है बैलेंस शीट में, लेकिन नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक अपेयर नहीं होता ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस पढ़ाते वक्त भी आपको बताया है कि ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता। और भी कुछ डिफरेंस है, जैसे कि बेटा बैलेंस शीट साल के अंत में बनाई जाती है, ठीक है, बैलेंस शीट साल के अंत में बनाई जाती है, और ट्रायल बैलेंस आप कभी भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बैलेंस शीट जो है वो ईयर एंडेड बनाई जाती है, ट्रायल बैलेंस को आप कभी भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सारे अकाउंट आते हैं, यहाँ पे सारे अकाउंट नहीं आते। सर अगर कोई भी एडजस्टमेंट है वो बैलेंस शीट में आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बैलेंस शीट में बेटा ईच एंड एवरी एस्पेक्ट कंसीडर करा जाता है, और ट्रायल बैलेंस बिना एडजस्टमेंट के भी बन जाता है। याद करो जब हम सस्पेंस अकाउंट लिख के ट्रायल बैलेंस को मैच कर देते थे, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंस है बैलेंस शीट में और ट्रायल बैलेंस में, जिसके साथ बेटा हमारा आज का लेक्चर पूरा होता है। अब अगली क्लास में ना हम इसके कुछ क्वेश्चन करके देख लेंगे, और उसके बाद हम आ जाएंगे एडजस्टमेंट के ऊपर। तो आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद।